Hello everyone. On last video we have discussed about the thermal power plant and I hope you have all understood that topic. Now today we are going to study about some more sources of energy. And today in this row we have first is hydro power plant. Power plant, a place where electricity is generated, and hydro with the help of water. Simply where electricity is generated with the help of flowing water, that place is called as a hydro power plant. जैसे डैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने डैम्स के बारे में नाम सुना होगा, पर हर डैम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती, पर जिन डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी बनती है उन डैम्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट. ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, जैसे आपको मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में. तो अगेन हर जगह कॉन्सेप्ट वही है, जनरेटर वाला. हमें किसी भी तरह से एक्सटर्नल सोर्स से कॉइल को रोटेट कराना है. कॉइल रोटेट होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जैसा कि हमने जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. तो यहाँ पे भी हमारा मेन मकसद क्या है, किस तरह से कॉइल को रोटेट किया जाए. तो इन दैट केस जो डैम्स या हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, तो वहां पे डैम्स वगैरह में क्या होता है, वाटर को एक बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं बीच में, और उनके क्या करा जाता है, वाटर को स्टोर करके रखा जाता है. एक तरफ वाटर स्टोर्ड है. उन डैम्स में जगह जगह ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग में से वाटर बहुत तेजी के साथ आगे आता है. तो ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है शोइंग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो यहाँ पे क्या है, डैम में वाटर स्टोर्ड है, एक जगह 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 ओपनिंग्स है, वहां से वाटर बहता हुआ आता है. रास्ते में उनको जगह जगह मिलती है, उनके जगह जगह क्या लगाती है, टर्बाइंस लगा दी जाती है. और जैसे ही फ्लोइंग वाटर टर्बाइन से टकराएगा तो टर्बाइन क्या होंगी, वहां पे रोटेट होंगी, और जब टर्बाइन रोटेट होंगी तो वो कनेक्टेड होंगी जनरेटर से टर्बाइंस, और हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे वही इलेक्ट्रिसिटी फिर सप्लाई कर दी जाती है हम लोगों के लिए. तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में टर्बाइन को घुमाने के लिए जो वाटर की वेलोसिटी है उसको यूज किया जा रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर एक जगह स्टोर्ड है पहले, तो दैट इज कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. वाटर फ्लो हो रहा है, उसके बाद कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी. टरबाइन से टकराया, कैसा वर्क हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो कौन कौन से हुए, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. नाउ what are the advantages of using dams or hydro power plant? पहला एडवांटेज तो यही है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है. दूसरा इसका एडवांटेज, क्योंकि डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने से फ्लड्स वगैरह पे कंट्रोल किया जा सकता है. कहीं फ्लड वगैरह आ रहा है तो उसको रोका जा सकता है डैम के हेल्प से. ठीक है, तो ये उसके क्या है. एक थर्ड पॉइंट, इट इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पे कोई हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न नहीं कर रहे हैं. तो ये सब क्या है, इसके एडवांटेजेस हो गए. नो पॉल्यूशन, नो फॉसिल फ्यूल आर यूज, रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, और फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं. तो दीज आर दी एडवांटेजेस. नाउ सम डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस कह सकते हैं. पहला डिसएडवांटेज, क्योंकि डैम्स वगैरह जब बनाए जाएंगे तो रिवर्स पे बनाए जाएंगे, और जब रिवर्स के आसपास बनाए जाएंगे तो उसके 4-5 किलोमीटर का एरिया जो है, जहां पर वहां पे लोग रह रहे होते हैं, वहां से उनको शिफ्ट कराया जाता है. क्यों, क्योंकि डैम बहुत लार्ज एरिया में बनता है. ठीक है, और दूसरी चीज, वहां पे किसी भी पर्सन को किसी तरह का रिस्क ना हो कि अगर कहीं डैम टूट जाए. वैसे तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि डैम टूट जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं. फिर भी अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो किसी तरह की उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे जो लोग हैं उनको शिफ्ट कराया जाता है. पर मेन दिक्कत आती है लोगों के रिहेबिलिटेशन की, कि उनको कहाँ पे दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए. तो मेजर ड्रॉबैक यही है. तो स्पेशली जब भी कोई डैम वगैरह बनता है तो वहां पे लोगों का अपोजिशन उसका बहुत किया जाता है.
क्योंकि उसका पोजीशन का रीजन यही है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो उनको दोबारा से कहां पे सेटल किया जाए। दूसरा डिसएडवांटेज, क्योंकि लार्ज एरिया में बनना है, तो लार्ज एरिया में बनेगा तो उतने एरिया की वेजिटेशन वगैरह का सबको कट किया जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है, साइकिल एनवायरनमेंट जो साइकिल होती है उस पर फर्क पड़ता है, बायोलॉजिकल साइकिल जो होती है। ठीक है, सेकंड डिसएडवांटेज इसका। थर्ड डिसएडवांटेज कॉस्टली प्रोजेक्ट्स है। जितने भी डैम्स वगैरह होते हैं यानी बहुत कम रुपीज में बन के बहुत लार्ज कॉस्ट होती है। क्लियर। फोर्थ ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक है इसका, कि ये वाटर एक जगह स्टोर्ड है। यहाँ पे एक जगह स्टोर्ड होने की वजह से जो यहाँ पे वेजिटेशन, जो प्लांट्स वगैरह अंदर होंगे यहाँ पे, तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि वाटर स्टोर्ड है। जब प्रॉपर नहीं मिल पाती ऑक्सीजन तो वहां पे एनएरोबिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, और एनएरोबिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस। एंड मीथेन गैस इज ए ग्रीन हाउस गैस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, जैसे एग्जांपल CO2 हो गया, ऐसे ही ये गैस है मीथेन गैस, CH4। तो जब यहाँ पे वेजिटेशन स्टोर्ड रहती है पानी के अंदर, तो वहां पे मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी। ठीक है, इतने ड्रॉबैक के साथ साथ आज भी यूज किया जा रहा है, और यूज होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारी जो एनर्जी की नीड्स है वो बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। इस वजह से इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलती है और इनको लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसी कैटेगरी में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द विंड एनर्जी। व्हाट इज विंड? मूविंग एयर। A simple air mover is called as wind. तो मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। तो क्यों ना उस विंड को भी यूटिलाइज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वैसे तो विंड एनर्जी जो यूज होते थे अभी तक मतलब पहले तक, वो जनरली किस लिए यूज होते थे? ग्राउंड के अंदर से पानी निकालने के लिए टरबाइन लगा देते थे, और टरबाइन वो उसको पंप के थ्रू से कनेक्ट कर दी जाती थी, टरबाइन घूमती रहती थी और वो पानी उसमें से निकलता रहता था। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इसको भी यूज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो विंड एनर्जी एक तो यूज हो रही है टू पंप आउट वाटर, और दूसरा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यही है। विंड एनर्जी के भी इस तरह से विंड मिल्स होते हैं, विंड जनरेटर्स या विंड मिल्स कह दीजिए, बड़े बड़े टर्बाइंस। ठीक है, और उनके पीछे वही कॉन्सेप्ट लगा होता है जनरेटर वगैरह का, डायनामो का। अब जब व्हील घूमेगा या टर्बाइन घूमेगी तो वो कनेक्टेड होगी कॉइल से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, अगेन रिन्यूएबल सोर्स है, लगातार यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं, दिन में भी यूज कर सकते हैं, एनी टाइम। दूसरा पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें किसी भी तरह का। ठीक है, ना ही हमें कोई यहाँ पे हार्मफुल गैसेस जलानी पड़ रही हैं, तो पूरी तरह से हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नाउ इसके ड्रॉबैक्स, इसके मेजर ड्रॉबैक्स हैं, विंड मिल्स को हर जगह सेटअप नहीं किया सकता। हम सोचे हम अपने शहर में या आसपास के लगा ले, नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि अगेन फर्स्ट थिंग इज, एक विंड जनरेटर से बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जहां पे भी ये प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं तो वहां पे 100-200 विंड जनरेटर्स लगाए जाते हैं। एक विंड जनरेटर बहुत एरिया कवर करता है। वो तो पोल उसके जो उसके ब्लेड्स होते हैं या बड़े बड़े होते हैं, तो एक बहुत बड़े एरिया कवर करता है। 100 होंगे तो कितना एरिया कवर करेगा? तो जितना ज्यादा विंड जनरेटर उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इतनी ज्यादा कॉस्ट को हम आसपास लगा भी लें और वहां पे हवा नहीं चले तो फायदा क्या? तो इनको केवल उन्हीं जगह पे एस्टैब्लिश किया जाता है जहां पे विंड रेगुलर हो, हर समय चल रही हो। दूसरा वन थिंग कि विंड की स्पीड भी लगभग होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। कम से कम इतनी स्पीड तो इसकी होनी चाहिए, तभी हमको बेटर रिजल्ट मिलेगा।
इसी वजह से जो इंडिया में अगर हम बात करें जो विंड जनरेटर्स हैं वो नॉर्थ वगैरह के साइड कम है, साउथ में तमिलनाडु वगैरह में इस्टेब्लिश्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इनसे। ठीक है, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो डेनमार्क, ये कंट्री है डेनमार्क, इट इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स। दैट इज वहां पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इनसे ही होती है, विंड से, दैट इज विंड जनरेटर से। ठीक है, तो इसके कुछ ये लिमिटेशंस है, प्रोजेक्ट्स कॉस्टली होते हैं इनके। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ विंड जनरेटर्स। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इसके ड्रॉबैक्स और इसके एडवांटेजेस विंड जनरेटर्स के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसी सीरीज में हम थर्ड यूज करने वाले हैं सोलर एनर्जी। एनर्जी obtained from the sun is called as solar energy. अब sun is the biggest source of energy on this earth. जितने भी आप देखिए, जितने भी आज के टाइम में तो लगातार सोलर एनर्जी के डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है मार्केट में, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। या फिर अगर अर्थ की बात करें, जितने भी फिनोमेना है, बारिश है, हवा का चलना, ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? सन ही। हीट का गर्म होना, उससे वो बारिश होना, वेपोराइज होना, तो सारे जो सन है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ। तो क्यों ना उसको भी यूटिलाइज किया जाए, जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या और किसी पर्पस में भी। तो जो सोलर एनर्जी के हम जो यूज पढ़ेंगे, फर्स्ट इज दैट इज सोलर कुकर। Solar cooker is a device which is used to cook food. ठीक है, और जो सोलर कुकर है, इट यूजेस सोलर एनर्जी फॉर दिस पर्पस। क्या होता है सोलर कुकर? इसको ऐसे समझ, सोलर कुकर है बॉक्स टाइप, इस टाइप का बॉक्स, पूरा वुडन बॉक्स ले लीजिए, एक ही कवर और एक इस तरह की शीट। क्लियर? पूरा वुड का, अंदर से उसको ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है। ब्लैक कलर का क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। उसके ऊपर एक इस तरह से यहाँ पे शीट लगी होगी ऊपर की तरफ, वो ग्लास की शीट होगी। ग्लास की शीट किस लिए? कि जो भी सनरेज अंदर जाए तो ग्लास शीट उनको ट्रैप कर ले, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर और बढ़ जाए। और ये जो इसका ये है, इस पे एक मिरर लगा दिया जाता है। दैट मिरर कैन बी प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। उसका यूज क्या है कि जो सनरेज आ रही हैं, एक तो डायरेक्ट अंदर जाएंगी, और जो नहीं जा पा रही है वो उससे टकराएंगी, टकराने के बाद अंदर जाएंगी, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो सोलर कुकर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमने तीन चीजें करी। एक तो उसको अंदर से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, ऊपर से उसको ग्लास शीट से ढक दिया, और तीसरा यहाँ पे हमने प्लेन या कॉनकेव मिरर लगा दिया। ठीक है, अब इसका किस तरह से फूड कुक होता है? जो भी हमें फूड आइटम, दाल है या कुछ बनाना है, उसके अंदर बाउल्स में अंदर करके रख देते हैं और धूप में रख दिया। अब धूप में रखने के बाद सनरेज आएंगी, अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा, और वो जो हमारे पास फूड आइटम है वो लगातार क्या होता रहेगा, इसमें कुक होता रहेगा। अब इसके अगर बात करें एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज अगेन रिन्यूएबल सोर्स है। सेकेंड एडवांटेज, कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इसमें, कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं हो रही। थर्ड एडवांटेज, ऐसी जगह भी इसको यूज कर सकते हैं जहां पे एलपीजी के सिलेंडर्स या लाइट जहां पे पॉसिबल नहीं है। हिल एरियाज में चले जाएं, या ऐसे बहुत रिमोट एरियाज हैं जहां पे सिलेंडर्स वगैरह नहीं अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल नहीं है, तो उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर बात करें लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज, इसका मेजर डिसएडवांटेज कि हम इसको हर टाइम यूज नहीं कर सकते। हर टाइम का मतलब रात के टाइम में यूज नहीं कर सकते। सन नहीं निकल रहा, दैट इज क्लाउडी डे है, तो इसको यूज नहीं कर सकते। एक मेजर डिसएडवांटेज और कि इसको जो भी फूड आइटम कुक हो रहा है उसको टाइम लगता है कुक होने में, इट टेक्स टाइम। नॉर्मल हीटिंग से तो इसमें स्लो हीटिंग होती है। इसमें हर तरह की चीजें हम कुक नहीं कर सकते, जिनको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, उन चीजों को इसमें कुक नहीं किया सकता। तो इस वजह से जो सोलर कुकर है बहुत कम यूज होते हैं, या मैं कहूँ आज के टाइम में तो बहुत ही कम यूज होते होंगे, निग्लिजिबल।
लेकिन फिर भी एक हमारे पास एक सोर्स है जिससे हम एनर्जी को जो है यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को। क्लियर? नेक्स्ट इसी सीरीज में वी हैव अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी विच वर्क्स ऑन सन एनर्जी, इट इज सोलर सेल। A solar cell is a device which converts solar energy direct into electrical energy. A device which converts solar energy directly into electrical energy is called as a solar cell. Solar cell जो होते हैं, it is made up of silicon boron layer और silicon arsenic layer. छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन प्लेट्स सेल्स को प्लेट्स पे लगा दिया जाता है। और इन प्लेट से वायरिंग आती है और वो हमने इसको यूज कर सकते हैं। तो एक सेल इज कॉल्ड एज सोलर सेल और कई सारे सोलर सेल एक प्लेट पे लगे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सोलर पैनल। और सोलर पैनल आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो सोलर पैनल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या लाइट आ रही है नहीं आ रही, इस पर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता। क्योंकि सोलर सेल है, बाहर रखा है, अपना छत पे रखा हुआ है, लगातार पूरे दिन यूज कर सकते हैं इसको। तो सोलर सेल मेड अप ऑफ सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर और सिलिकॉन बोरोन लेयर, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसके बात करें एडवांटेजेस की, तो पहला इसका एडवांटेज जो है, एक तो रिन्यूएबल सोर्स, फर्स्ट, कोई पॉल्यूशन नहीं। ठीक है, थर्ड, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब एक बार अगर आपने इसको एस्टैब्लिश कर दिया सही से, तो उसमें आप चाहे वो बारिश पड़ती रहे इसके ऊपर, कितनी तेज धूप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। बस की प्लेट्स टूटनी नहीं चाहिए, तो उसको आप जाल वगैरह के अंदर पैक करा के अपने छत पे रख दीजिए। एक इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज, ये एक अगर सोलर पैनल अच्छी कंपनी का है तो लगभग वो 15 से 20 साल तक बढ़िया तरीके से काम करता है। तो